Hello everyone, myself Dr. Naman Gupta and we will be continuing with our anemia lecture series. We are going to study two topics today, hereditary spherocytosis and G6PD deficiency anemia. PDF of this video and introductory video of anemia in the link in description section. You can take it from there. So let's start with hereditary spherocytosis. First of all, we will see its inheritance pattern. So it is an autosomal dominant inherited disorder caused by intrinsic defects in the red cell membrane skeleton leading to spheroid red cells that are less deformable and vulnerable to splenic sequestration and destruction. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है और आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बनी हुई होती है जो हम आगे देखेंगे। तो उनमें से अगर किसी भी प्रोटीन में डिफेक्ट होता है तो जो आपकी मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे करके लॉस होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेबल इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है जितनी बाइकनकेव शेप में होती है। तो उसके कारण स्प्लीन में आपके आरबीसी ट्रैप हो जाएंगे और उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये मतलब होता है इसकी डेफिनेशन का। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो म्यूटेशंस होते हैं वो उसमें मोस्ट कॉमन म्यूटेशन जो होता है वो एनकायरिंग प्रोटीन का होता है एंड स्पेक्ट्रिन म्यूटेशन कोरिलेट्स विद सीवेरिटी। नाउ हियर वी डू नॉट हैव टू कंफ्यूज इट विद इट्स नेम। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में मोस्ट कॉमन म्यूटेशन स्पेक्ट्रिन का नहीं होता है, मोस्ट कॉमन एनकायरिन म्यूटेशन होता है। और विच प्रोटीन इज नेवर म्यूटेटेड, तो वो है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोफोरिन। So this is our normal biconcave RBC and we will see this portion of membrane here in this diagram to see what are the different proteins that makes a normal red blood cell membrane skeleton. Okay, so this is our lipid bilayer and these are two transmembrane proteins, band 3 and a glycophorin. This is spectrin and it is made up of two polypeptide chains alpha and beta. These polypeptide chains are different, so spectrin is a heterodimer. This is the head region of the spectrin and this is the tail region of the spectrin. In head region of spectrin, here two spectrin molecules combine together and they make a spectrin tetramer, and in tail region spectrin molecule combines with actin. ये हमारा एनकायरिन प्रोटीन है, ये 4.2 प्रोटीन है और ये 4.1 प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन आपस में दो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं ताकि जो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो स्पेक्ट्रिन, फिर एनकायरिन, फिर 4.2 और फिर बैंड 3, एक सीक्वेंस ये हो जाती है और दूसरी सीक्वेंस होती है स्पेक्ट्रिन, एक्टिन, 4.1 और ग्लाइकोफोरिन। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आप याद रख सकें तो याद रख लें। स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन 4.2 और बैंड 3, स्पेक्ट्रिन, एक्टिन 4.1 और ग्लाइकोफोरिन। यही हमने पढ़ा अभी कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में स्केलेटल डिफेक्ट होगा तो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मेम्ब्रेन लॉस होगी, उसकी वजह से स्फीरोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी जो कि स्प्लीन में ट्रैप हो जाएगी और वहाँ पे एरिथ्रोसाइटोसिस होगा, उसकी वजह से ग्लूकोज और पीएच डिक्रीज हो जाएगा आरबीसी का, अल्टीमेटली इसका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। और हमने एनीमिया की जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें देखा था कि अगर कोई भी स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस। नाउ लेट्स कम टू मॉर्फोलॉजी ऑफ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। नॉर्मल आरबीसी में हमको पता है एक सेंट्रल पेलार होता है बट स्फीरोसाइट्स में आपको कोई भी सेंट्रल पेलार देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमसीएचसी बढ़ जाता है। अब एमसीएचसी क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब आपका मेम्ब्रेन का लॉस होता है तो उसके लॉस के साथ आपको पोटेशियम आयन का लॉस और वाटर का भी लॉस मिलता है। इसकी वजह से जो आपका हीमोग्लोबिन है वो एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाता है, जो आपका सेंट्रल पेलार है वो चला जाता है। और अगर आपको स्फीरोसाइट के अंदर एक डार्क न्यूक्लियर रिमिनेंट देखने को मिले जो कि आपको ये ब्लू दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको हम बोल देते हैं होवल जॉली बॉडीज। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, स्फीरोसाइट्स और होवल जॉली बॉडी दोनों पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की, बट दे आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचएस, क्योंकि ये हमें दूसरी और बहुत सारी जगह भी देखने को मिलती हैं। So now let's see the clinical features of hereditary spherocytosis. We will see anemia, jaundice.
and splenomegaly will occur due to extravascular hemolysis. Now due to hemolysis, hemoglobin will release, which will be converted into bilirubin, and bilirubin gallstones can be seen. Okay, so this will be the clinical features. RBC lifespan will decrease to 10 to 20 days, which will be compensated by increased erythropoiesis. So in normal hereditary spherocytosis, reticulocyte count will be increased. Okay, now we will see two different types of crisis. First one is aplastic crisis and second one is hemolytic crisis. So let's see aplastic crisis. It is a transient condition which occurs due to parvovirus B19 infection. Now what will occur in this infection? It destroys the red cell progenitors, which will lead to sudden worsening of anemia. Okay, and when red cell progenitors will be decreased, there will be decrease in the reticulocyte count. So in normal hereditary spherocytosis, retic count will increase. Okay, but in aplastic crisis, retic count will decrease. Now it is a transient condition, so it will take 1 to 2 weeks to recover. Okay, now in hemolytic crisis, it occurs due to Epstein-Barr virus infection, and there will be increase in the splenic destruction of RBC. So the features of hemolysis will be more prominent in hemolytic crisis. So now let's see what happens to the osmotic fragility of RBC in hereditary spherocytosis. So normal RBC are isotonic to 0.9% NaCl, and lysis of RBC will start at 0.5% NaCl concentration. Okay, but in case of hereditary spherocytosis, osmotic fragility of RBC is increased. That means RBC are more fragile, so their lysis will begin above 0.5% concentration of NaCl. Okay, and in its treatment, splenectomy will resolve the symptoms, but due to decrease in immunity, there will be increased chance of sepsis. So what are the key points or takeaway points from the hereditary spherocytosis? It is an autosomal dominant condition. Most common mutation will be enchirin. Lifespan of RBC will be decreased to 10 to 20 days only. Whole jolly bodies will be seen. Osmotic fragility is increased. Aplastic crisis occurs due to parvovirus B19, and hemolytic crisis occur due to Epstein-Barr virus. We have discussed all of these points in great detail earlier, so we will not discuss this now. Now we will see G6PD deficiency anemia. It is an X-linked recessive disorder, so it will occur mainly in males, more commonly in males, and very less commonly in females. इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने देखा था कि G6PD जो एंजाइम है ये एक पाथवे का एंजाइम है. कौन से पाथवे का एंजाइम है ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. नाउ वी विल कंटिन्यू विद G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया. आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये एक एपिसोडिक इवेंट है, और अगर कोई भी एक एपिसोडिक इवेंट होगा तो उसके लिए कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी होगा. तो बहुत सी बार यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे होता है और क्यों होता है उसके पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है. तो नॉर्मली G6PD NADP को NADPH में रिड्यूस कर देता है. अब कोई रिड्यूस होता है तो कोई ऑक्सीडाइज भी होगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और ये जो हमारा NADPH है ये अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स देगा ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को, और ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन NADPH से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स लेके रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है ये ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंजाइम के साथ कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है, और जो H2O2 है हमारा ये H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है. अब हमने बहुत सी बार देखा है कि ये H2O2 जो है ये आपके फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है, और जिसकी वजह से सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और फ्री रेडिकल डैमेज होता है. तो हमारा जो G6PD एंजाइम है इसने क्या करा, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करा अल्टीमेटली. मतलब हम फर्स्ट और लास्ट स्टेप देख रहे हैं. जो हमारा G6PD एंजाइम है इसकी मदद से क्या हुआ, जो ये फ्री रेडिकल्स थे ये नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से होगा सेल के अंदर वो कम हो जाएगा.
और अगर G6PD की डेफिशिएंसी हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, H2O2 वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सेल में फ्री रेडिकल इंजरी होगी और उसकी वजह से सेल डेथ मिलेगी हमको। तो अगर रेड सेल की डेथ हो रही है तो हमको हेमोलिसिस देखने को मिलेगा। So this we have seen in G6PD deficiency, accumulation of H2O2 will occur in RBC, and due to this free radical damage will occur. So denaturation of hemoglobin will occur, and hemoglobin forms a membrane bound precipitate known as Hinge bodies. Now this Hinge bodies damage membrane, which leads to intravascular hemolysis. So we will be seeing features of intravascular hemolysis. Okay, now Hinge bodies pass through spleen and macrophage pluck out these Hinge bodies, so bite cells or degmacytes formed. This will be seen in extravascular hemolysis. Here you can see these cells with membrane bound precipitates of hemoglobin known as Hinge bodies, और जब ये स्प्लीन के मैक्रोफेज से पास होंगे तो मैक्रोफेज आपका हिंज बॉडीज को प्लग कर लेगा, एक बाइट ले लेगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक सेल्स में से बाइट ले लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइट सेल्स या फिर डेग्मासाइट्स। और ये जो हिंज बॉडीज हैं इनको हम स्टेन किससे करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से। हमने देखा था ये जो G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया है ये एक एपिसोडिक इवेंट है, तो एपिसोडिक इवेंट होने के लिए कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड। अगर आपने कोई ड्रग्स ले ली हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स तो वो हो सकता है प्रेसिपिटेटिंग इवेंट। और फावा बीन्स ये भी एक प्रेसिपिटेटिंग इवेंट है। Let's move to clinical features. Pallor will be seen, and because G6PD deficiency anemia is an episodic event, so intermittent jaundice will be seen, and because of its episodic nature there will be no splenomegaly and no gallstones will be seen. There is one more point we have to remember, that G6PD deficiency anemia is protective against Plasmodium falciparum malaria. Okay, not Plasmodium vivax malaria, only Plasmodium falciparum malaria. Now what is the treatment of G6PD? As it is an episodic event, so it is a self-limiting disease. We do not have to do anything, we just have to avoid the factors that are causing stress. Okay, so here we have completed two topics today, hereditary spherocytosis and G6PD deficiency anemia. So we will end our discussion with this very simple question. आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि वेयर विल दिस कर्व विल शिफ्ट इन केस ऑफ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज का कर्व है, ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। यू कैन हैव PDF of this video from the link in the description section. If you like the video, hit the like button and subscribe to this channel. Thank you.